इम्पोर्टेंट रोल। नर्सिंग नर्सिंग एक प्रोफेशन है जिसका इम्पोर्टेंस बहुत कम लोगों को ही पता है। तो वो मेन नर्सिस का मेन रोल हॉस्पिटल में यही है कि डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करके चले जाते हैं। उसके बाद जो काम रहता है मेनली मेडिकेशंस देना पेशेंट्स को। मेडिकेशंस प्रॉपर रूट्स और ये सारी चीजें जो रहती है इम्पोर्टेंट्स। और पेशेंट का 24/7 केयर। और उसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जैसे पेशेंट पेशेंट फॉल्स और बहुत सारे अलग अलग चीजें रहती है जिसका ध्यान रखना पड़ता है नर्सेस को। एक इट्स लाइक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हेल्थ केयर में, जो जिसके लिए आजकल ना ही लेडीज बल्कि मेनली जेंट्स लोग भी बहुत ये कर रहे हैं, एडमिशन्स ले रहे हैं, ताकि वो भी अपना करियर नर्सिंग में बना सके। सो उसके एडमिशन के रिलेटेड हम पहले बात करेंगे। तो उसका एडमिशन प्रोसेस एम एस टी सी टी होता है। पहले हमें ट्वेल्थ में 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए पीसीबी में, और टोटल परसेंटेज भी 50% होना चाहिए। उसके बाद सीटी एमएसटी नर्सिंग सीटी का एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है, जिसका एनरोलमेंट हमें डायरेक्टली एमएसटी नर्सिंग सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट से करना रहता है। और एडमिशन भी सारा सब कुछ जो भी है वो एडमिशन प्रोसेस उससे ही होता है, एमएसटी नर्सिंग सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस के लिए हमें अपना डाटा फिल करना रहता है, सारा सब कुछ। और फिर ट्वेल्थ का मार्कशीट, सारा टेंथ का मार्कशीट, एलसी वगैरह सब कुछ रहता है। वो सारा फिल करने के बाद हमें जाना रहता है इस पर पहले ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हमें डेट देते। फिर डेट देने के बाद हमें वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाना रहता है, जहाँ पर आपका सेंटर लगता है। लाइक जैसा नीट में होता है वैसा ही सेम टू सेम ही रहता है, कुछ ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। बस खाली ये सीट रहता है और वो नेशनल नेशनल लेवल पर रहता है, और ये स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम रहता है। सो ये हो गया एग्जाम की बात। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब हमारा ये लग जाता है, रिजल्ट वगैरह लग जाता है, उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, जो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पर सीटी के वेबसाइट पर डाल लेते हैं। फोटो कॉपीज लगाने रहते हैं, तो उसका ओरिजिनल और 4 जेरोक्सेस रहते हैं, जो हमें कॉलेज में लेकर जाने रहते हैं, जो हमें अलॉट होती है थ्रू गवर्नमेंट। हमारा जो परसेंटाइल आता है उसके बेसिस पे हमें कॉलेज अलॉटमेंट होता है। और वो कॉलेज अलॉटमेंट भी हमारे पर्सनल चॉइसेस पर ही होता है। 10 चॉइसेस रहती है हमारी। कोई भी 10 कॉलेजेस को हमें चूज करना रहता है, और वो कॉलेजेस में से हमें कुछ कोई ना कोई कॉलेज मिल जाती है थ्रू परसेंटाइल्स। So if अगर it's a government college, definitely you are the 90 above scorer. So वो लोग बहुत स्ट्रिक्टली वेरीफाई करते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, और वो सब कुछ जो भी रहता है। और उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, और सीट्स भी मिलती है। फॉर एग्जांपल एससी और एसटी कैटेगरीज के जो सीट रहती है, वो लोग स्ट्रिक्टली चेक करते हैं कि वो पर्सन उस कैटेगरी पे प्रॉपर बिलोंग करता है या नहीं। ये सब बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है। बट एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस या सेमी प्राइवेट कॉलेजेस में इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होता है। बट स्टिल दे चेक लाइक नॉर्मली चेक होता ही है कि प्रॉपर होना चाहिए सारा डॉक्यूमेंटेशन। और उसके बाद हम आते हैं ये फाइनल एडमिशन पे। एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, सब कुछ वेरीफाई हो गया, उसके बाद वो आपसे पूछ लेंगे कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। बिकॉज 4 राउंड्स कैप राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुई बट आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो वो पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे कि आपने प्रॉपर किया है या नहीं। फिर उसके बाद वो आपको पूछ लेंगे, डायरेक्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा बट ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेंगे वो। फिर उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो अगर आपको नहीं लेना है तो आप कैंसिल करवा सकते हो, और कैप राउंड 2 के लिए स्टार सिलेक्ट कर सकते हो कॉलेजेस। और वो कॉलेज को एलिमिनेट करके दूसरे कॉलेज को सिलेक्ट करना रहता है। फिर जब आपने वो दूसरे कॉलेज अलॉट हुआ, फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन ले लिया कोई कॉलेज में, तब वो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। जो ऑनलाइन जो आपके कंप्यूटर में आपने फोटो कॉपी रखा है, वो वो वहां पर अकाउंटेंट्स और क्लर्क्स होते हैं, वो चेक करते हैं। और आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जो आप लेकर जाते हो वो चेक करते हैं। उसके उसके भी सब बहुत सी चीजें रहती है, जैसे नीट एडमिशन फॉर ये सीईटी एडमिशन कार्ड, सीईटी सीईटी एडमिट कार्ड, एंड सीईटी
एक्स सीईटी हॉल टिकट, सीईटी का रिजल्ट, वो सब कुछ चेक होता है पूरा। थरली चेक करते हैं वो लोग, बिल्कुल एकदम विदाउट, सब कुछ चेक करते प्रॉपरली। फिर उसके बाद जब आपने कॉलेजेस, सबसे मेन चीज तो ये है कि आप जो कॉलेजेस ले रहे, जैसे इफ अगर आप मुंबई में ले रहे या आप न्यू मुंबई में ले रहे, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे आपको यहाँ कॉलेजेस नहीं मिला, नांदेड़ में मिला, नांदेड़ में हो या फिर नागपुर, या फिर आप कहीं और जा रहे हो, महाराष्ट्र के किसी एरिया में जा रहे हो, तो आपको ये मेनली चेक करना है। ये आपको प्रॉपरली मालूम होना चाहिए कि वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं। मतलब इट्स लाइक इंडियन नर्सिंग काउंसिल अप्रूव्ड है या नहीं। आईएनसी का मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी वो काउंसिल ये मेक श्योर करती है कि जो नर्सेस है उनको जो लाइसेंस मिलेगा वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस हो, ना कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस। बिकॉज इंडियन नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस जो होगा वो आपको फॉरेन कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज देता है, और जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल रहता है वो आपको सिर्फ विद इन स्टेट ही अपॉर्चुनिटीज देगा। आप फॉर एग्जाम्पल आपका महाराष्ट्र का नर्सिंग काउंसिल का ये है लाइसेंस, तो आप महाराष्ट्र के बाहर कहीं पर भी जॉब नहीं कर सकते, ना कि बाहर कहीं दुबई वगैरह, गल्फ कंट्रीज दूसरी, वहां पर भी आप नहीं जाके, वहां पर भी आप नहीं जा सकते। आपको अगर बाहर कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूव्ड कॉलेजेस ढूंढना है। वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के जो कॉलेजेस है मेनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सारे ही होते हैं, जे हॉस्पिटल ऑफ नर्सिंग कॉलेज है, सायन हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज है। फिर अगर हम इसकी बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी ये आते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में पीडी हिंदुजा कॉलेज है, और दूसरे ये नवी न्यू मुंबई में भी हमारे तेरना कॉलेज भी आईएनसी अप्रूव्ड है, जीटी पोल है। ये सारे कॉलेजेस भी आईएनसी अप्रूव्ड है जो प्राइवेट है, जिनका फीस स्ट्रक्चर नॉर्म बेसिक बेसिक ही है, ज्यादा इतना भी हाई नहीं है, सो अफोर्डेबल है। सो अब हम आगे बात करते हैं रोल्स ऑफ नर्सेज इन हॉस्पिटल्स। तो नर्सेज के बहुत सारे रोल्स होते हैं अलग अलग, जैसे नर्स एजुकेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे टीचर्स होते हैं वो खुद भी एक नर्सेस ही होते हैं। जो कॉलेजेस में हमें टीचिंग करते हैं वो भी एक नर्सेस ही होते हैं, बट वो उनको वो प्रोफेशनली एज ए टीचर बनना चाहते हो, तो वो हमें टीचिंग करते हैं और हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या करना है, केयर ऑफ पेशेंट कैसे करना है, सारे प्रैक्टिकल्स एग्जाम डेमोन्स्ट्रेशंस, लाइक फिजियो, इट्स द मिक्सचर ऑफ फिजियोथेरेपी ऑल्सो के हमें जो बैक केयर वगैरह के अलग अलग प्रोसीजर्स भी होते हैं उसमें, कि पेशेंट को प्रिवेंट करना है बेड सोर से, जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं, जो अनकॉन्शियस होते हैं, वो सारे पेशेंट्स को बेड सोर हो सकता है, तो उनको बैक केयर देना है, वो सब अलग अलग प्रोसीजर्स हमें टीच करते हैं। वो अगर आप एडमिशन्स लेते हो तो आपको फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम में आपको पता चलता है वो। फिर नर्सेज नर्सिस एज स्टाफ नर्स, तो हॉस्पिटल में स्टाफ नर्सिस रहते हैं जो मेनली रेयर एंड केयर ऑफ द पेशेंट करते हैं, जो पेशेंट्स का फॉल्स को प्रिवेंट करते हैं, पेशेंट्स को 24/7 हेल्प करते हैं। और अलग उसके अलावा होते हैं नर्सेज इन चार्ज, जो मेक श्योर करते हैं कि कौन से वार्ड्स में कौन से नर्सेस जॉब कर रहे हैं, कौन से वार्ड्स में कितने कितने पेशेंट्स हैं जिनको ऑपरेशन के लिए आज लेकर जाना है। वो सारे मेनली उनका काम रहता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, जो जो वो आगे डॉक्टर्स को भी बताते हैं कि ये ऑपरेशंस के हैं पेशेंट्स, तो वो आगे उनके फर्दर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑपरेशंस के लिए सारे पेशेंट्स को लेते हैं। फिर आते हैं नर्सिस मैनेजर, जो सारे जो इस नर्सिस इंचार्ज रहते हैं उन सबके डिपार्टमेंट को संभालते हैं, और वो एक नर्सिस मैनेजर एक हाई क्वालिटी नर्सिस ऑफिशियल्स रहते हैं, जो मेनली स्पेशलिटीज में काम करते हैं, लाइक ऑपरेशन थिएटर नर्सिस, आईसीयू नर्सिस, पीडियाट्रिक नियोनेटल आईसीयू नर्सिस, सर्जरी नर्सिस। वो सारे मेनली स्पेशलाइज्ड नर्सिस होते हैं, जो ट्रेंड होते बीएससी के बाद और भी फर्दर ट्रेनिंग लेते वो, और उसके बाद उनको आईसीयू, ओटी, ये सारे चीजों का लाइसेंस मिलता है, ये सारे स्पेसिफिक प्लेसेस का लाइसेंस मिलता है वहां पर जॉब करने का, और वहां पर से अपने गुड करियर अपॉर्चुनिटीज को ओपन करने का।
नर्सिंग स्पेशलिटीज के बारे में आते हैं। नर्सिंग स्पेशलिटीज में भी वही रहता है जो हम स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे ओटी नर्स, ओटी नर्स हो गए, या फिर मेंटल हेल्थ नर्सेस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस, अडल्ट हेल्थ नर्सेस, मेंटल हेल्थ एंड उसके अलावा भी रहते हैं, जैसे ये स्पेशलिस्ट रहते हैं। और उसके अलावा हम टीचिंग लाइन में एमएससी बीएससी के बाद 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद एमएससी कर सकते हैं। और एमएससी के बाद आप टीचिंग भी कर सकते हो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। और एमएस और टीचिंग के साथ साथ आप अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आपको डेकोरेट की डिग्री मिलती है। और उस डिग्री से आपका एडवांटेज ये रहता है कि जितनी हाई डिग्री रहती है उस हिसाब से आपके पोस्ट भी हाई बढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटल्स में हो तो आपको नर्स वार्ड इंचार्ज से नर्सिस मैनेजर, एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो पीएचडी नर्सिस को मेट्रेंस की भी जॉब मिलती है। मेट्रेंस लाइक मेडिकल ऑफिसर्स, जैसे मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं, एमबीबीएस के बाद आप एमडी करते हो, और एकदम हाई हाई स्पेशलाइजेशन के बाद एक सीनियर पोस्ट रहती है, वैसे ही नर्सिस की एक मेट्रन करके सीनियर पोस्ट रहती है सबसे। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह प्रोवाइड करती है। आपके एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन स्किल्स के डिपेंड करता है वो। उसके अलावा करियर अपॉर्चुनिटीज, आप हॉस्पिटल्स में एज अ स्टाफ नर्स ज्वाइन करते हो, और उसके बाद आपके कम्युनिकेशन और ये सब पे डिपेंड करता है जैसे जैसे आपको प्रमोशन मिलता है। और नॉर्मल स्मॉल क्लिनिक्स, बेसिकली क्लिनिक्स में वो सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं जो एएनएम वगैरह लेते हैं, बिकॉज वो एएनएम 2 इयर्स का डिप्लोमेट कोर्स है। सो वो वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ऐसे तो रहती नहीं है। बट वो भी अगर अपने कम्युनिकेशन और अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को एनहांस करते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी करते हैं, तो उनको भी हायर अपॉर्चुनिटीज मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। उसके अलावा आते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। सो लाइक वो जो आंगनवाड़ी वगैरह में जो भी न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है इंडिया में, वो सारे न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज डायग्नोस करते हैं। लाइक ओबेसिटी फॉर एग्जांपल, माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन भी होता है उसमें, फॉर एग्जांपल लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं। वो सारे चीजों को प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और उनके क्योर के लिए उनको प्रॉपर एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, कैसे करना है, वो सब एक नर्सेस को मालूम होना चाहिए। और वो सब उनका मेनली काम रहता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। इसके अलावा आता है हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेक्टर्स। सो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में बेसिकली लाइक मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, जो हमारे मुंबई में भी एक है, अब याद नहीं है मुझे नाम वो। बट वो हॉस्पिटल्स में भी करियर अपॉर्चुनिटीज है, और मेनली मेंटल हेल्थ नर्सिंग अपॉर्चुनिटीज मेल नर्सिस के लिए ज्यादा रहती है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। बिकॉज लाइक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को वायलेंस रहते हैं बहुत, अलग अलग टाइप्स के वेराइटीज के पेशेंट्स रहते हैं, जिनको हैंडल करना एक फीमेल के लिए इम्पॉसिबल हो सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल सकते हैं हम, बिकॉज दे आर वायलेंट। लाइक हम हमारा जब नॉर्मल हॉस्पिटल पोस्टिंग्स लगते हैं ना, जब तभी हमें नॉर्मल पेशेंट्स ही इतने वायलेंट होते हैं आजकल। तो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स में तो क्या ही होता होगा। इसलिए वहां पर मेनली मेल नर्सिस के बहुत ज्यादा ही अपॉर्चुनिटीज है नर्सिंग करियर में। और रिसर्च इंडस्ट्रीज में आप काम कर सकते हो, जैसे एज अ रिसर्चर, एज अ डायग्नोस्टिक्स फॉर लाइक ऑन्कोलॉजिस्ट। सो ऑन्कोलॉजिस्ट इज द पर्सन हु स्टडीज कैंसर, अबाउट कैंसर सेल्स एंड ऑल। सो उसमें आप डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक रिसर्च कंडक्ट करते हो, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि मेन प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स है तो उसके क्योर क्या है, और वो प्रॉब्लम्स क्यों है हमारे डे टू डे लाइफ में, वो क्यों हो रहे प्रॉब्लम्स। लाइक डिजीजेस के बारे में भी करना रहता है, और वो मेंटल हेल्थ के लिए भी रहता है, दोनों रहते हैं। नर्सिंग होम्स, लाइक जैसे जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जैसे ही जॉब स्टार्ट करते हो, तो आपको लाइक नर्सिंग होम्स के लिए भी रहते हैं। कुछ पेशेंट्स रहते हैं जो जो हमेशा के लिए ही बेड रिडन हो जाते हैं, लाइक कोमा पेशेंट्स, या ट्रॉमा, ऐसे ट्रॉमा हो जाता है कुछ पेशेंट्स को, जिनके जिनका जिस ट्रॉमा मतलब फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट्स वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स कभी कभार चल फिर नहीं सकते। उनके वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी रहता है, जिस वजह से वो हमेशा के लिए बेड रिडन हो जाते हैं। तो उन पेशेंट्स को
नर्सेस की डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, लाइक उनको उनको ट्यूब फीडिंग करवाना, ये सारी चीजें भी रहती है। तो उन चीजों को उन चीजों को उन पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए नर्सिंग होम्स भी स्टार्ट किया है मेनली। ये इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ये मेनली स्टार्ट करती है, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो नर्सेज रहते हैं उनके पास इतना टाइम रहता नहीं है, बिकॉज ज्यादा पेशेंट्स होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और ये सारी चीजें हैं। तो और इसके अलावा नर्सेस नर्सिंग में आप एक बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी गल्फ कंट्रीज में ले सकते हैं, जैसे दुबई में फॉर एग्जांपल। दुबई में अगर आपको एज ए नर्स काम करना है, सो आपको सबसे पहले बीएससी का डिग्री कंप्लीट करना रहेगा, फिर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा। फिर 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, ये दुबई कंडक्टेड एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। उसमें आपको compete करना है, compete में आपको प्रूव करना है अपने आप को कि यू आर केपेबल टू 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 ज्वाइन। सो इफ अगर उन्होंने चेक किया कि आपके आपके स्किल्स कैसे हैं, आपकी आपके स्किल्स और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, उसके उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाता है थ्रू टू दुबई। फिर आपको वही वहीं पर ज्वाइनिंग के लिए जाना रहता है, और वीजा वगैरह के लिए 15 इयर्स में आपको वीजा भी मिल जाता है दुबई का। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज है, और ये सारे चीजें हैं जो नर्सिंग प्रोवाइड करती है आपको। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं अभी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपने जीएनएम के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, जीएनएम सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है बीएससी और जीएनएम में। जीएनएम ये है बीएससी के जैसा ही, सीईटी से ये एडमिशन लेना है वैसा ही है। तो बस खाली उसमें क्या है, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस ज्यादा लेना पड़ता है एज कम्पेयर टू बीएससी। जीएनएम फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड बीएससी फोकस इज ऑन बोथ, बट बीएससी फोकस ज्यादा करता है थियोरी पे। बीएससी में थियोरी फोकस ज्यादा रहता है, और जीएनएम में प्रैक्टिकल फोकस ज्यादा रहता है, बिकॉज जीएनएम 3.5 इयर्स का है, जिसमें थियोरी है रहता है, लेकिन उसमें फोकस ज्यादातर हॉस्पिटल ड्यूटीज वगैरह पर रहती है, और प्रैक्टिकल एग्जाम्स ये सब पर ज्यादा रहता है। और ये जो बीएससी है, इसमें इसमें मेनली फोकस रहता है थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों पर, बट थियोरी में ज्यादा, बिकॉज बीएससी के बाद वो बीएससी हमको अपॉर्चुनिटी देती है इस चीज के लिए, एमएससी के लिए, पीएचडी के लिए। और जीएनएम के लिए अगर आपको पीएचडी और एमएससी तक जाना है तो आपको पहले पोस्ट बेसिक बीएससी करना पड़ता है। तो ये थियरी के रिलेटेड डिफरेंस है, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जॉब भी सेम ही है। नर्सिंग वाली ही जॉब है दोनों में। और किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर अभी फिलहाल नहीं है तो फिर हम पैरामेडिकल के लिए मोहम्मद मोजारिया से इनकी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नर्सिंग में किसी को कुछ क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, मैं जो आज बात करने वाला हूँ पैरामेडिकल के टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसा कि लगभग हम सभी जानते हैं कि पैरामेडिकल क्या है। जो एक मेडिकल होता है, जो कंप्लीट डॉक्टर्स होते हैं, बीडीएस, बीएएच, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, एमबीबीएस, ये सारे कंप्लीट डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं कि जो सीईटी क्लियर नहीं कर सकते, स्टूडेंट की सीईटी में स्कोर कम होता है, या कुछ ऐसा है कि जो फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते आगे, तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन होता है पैरामेडिकल का, या जो शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं, कि जिनके पास उतना वक्त नहीं है कि हम पूरा 5 साल, 5.5 साल, 6 साल दे सकते हैं,
तो उनके लिए भी ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज में पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं। पैरामेडिकल में दो टाइप के ऑप्शन है, एक डिप्लोमा और एक बीएससी। तो डिप्लोमा जो होते हैं वो जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं होते हैं। डिप्लोमा के लिए आपको प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ ही जाना होता है। डिप्लोमा जो है प्राइवेट कॉलेजेस ही कंडक्ट करते हैं, क्योंकि डिप्लोमा डिप्लोमा में भी दो टाइप के हैं, एक आफ्टर एसएससी है और एक आफ्टर ट्वेल्थ है। तो हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है ट्रेनिंग बेसिस पर। बाकी थियोरेटिकल नॉलेज मोस्ट ऑफ सारी सेम है। और जो प्रैक्टिकल नॉलेज और जो ट्रेनिंग होती है वो आफ्टर 10th वालों की अलग होती है और आफ्टर 12th की अलग होती है। लाइक जो मशीनरीज वगैरह ऑपरेट करना है वो सब है। सो बेसिकली हम पहले तो ये जाने कि पैरामेडिकल क्या है। पैरामेडिकल जो है हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो गई, मेडिकल फील्ड हो गई, इसी का एक पार्ट है ये जो बहुत जरूरी है। आज के वक्त में अगर हम कहें कि मेडिकल फील्ड है तो कोई भी डॉक्टर के लिए पैरामेडिक्स बहुत जरूरी है। पैरामेडिक्स की हर एक ब्रांच, जितनी भी ब्रांचेस है उसकी 12-13 ब्रांचेस है, सारी ब्रांचेस डॉक्टर से हॉस्पिटल से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है किसी न किसी हद तक। तो इसीलिए पैरामेडिक कोई, पहले लोग ये सोचते थे कि पैरामेडिक कर रहे तो कुछ नहीं है, लाइक कोई डिमांड नहीं है, कोई उतना पूछता नहीं है, बट अभी के वक्त में ऐसा नहीं है। पैरामेडिक्स के बगैर कोई भी डॉक्टर कोई भी डिसीजन जल्दी ले नहीं सकते। इसलिए पैरामेडिकल की जो कोर्सेस है, काफी सारे कोर्सेस है उसमें। जैसा बेसिकली हमारा होता है, पहला उसमें पहला है लैब टेक्नीशियन का है। ये जो पैथोलॉजी फील्ड हम जिसको बोलते हैं, बेसिक नॉलेज हमारा, उसमें दो टाइप होते हैं। डीएमएलटी होता है, डिप्लोमाइंग मेडिकल लैब टेक्नीशियन। एक बीएमएलटी या बीएससीएमएलटी होता है, जिसे हम बीएससी इन पैरामेडिकल, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कहते हैं। और फर्दर उसमें एक और था, इस पैरामेडिकल की सिर्फ एक ही ब्रांच है जिसके अंदर पीजी का ऑप्शन है, और वो लैब टेक्नीशियन है। तो उसमें आप अगर पीजी डीएमएलटी भी कर सकते हैं, आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो वो आपको बीएससी कंप्लीट करने के बाद होता है। या तो दो ऑप्शन है उसमें, या तो आप बीएससी इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी करने के बाद कर सकते हैं पीजीडीएटी, या फिर अगर बीएससी आपने माइक्रोबायोलॉजी से किया है तो आप उसको कर सकते हैं आगे। सो इसी तरह से जो बीएससी इन पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन है, उसके अंदर आप आपकी वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें आप नंबर वन आप लैब में काम कर सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल का लैब हो, कोई प्राइवेट लैब हो, किसी में भी आप काम कर सकते हैं। नंबर टू, कोई सिर्फ कलेक्शन सेंटर्स होते हैं जो वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। नंबर थ्री, आप अपना खुद का सेटअप भी रन कर सकते हैं इनफ एक्सपीरियंस लेने के बाद। सो ये तीन ऑप्शन उसके लिए है। या फिर आप पीजी करने के बाद रिसर्च सेंटर्स में जा सकते हैं, क्योंकि पैरा जो लैब टेक्नीशियन के अंडर में है और माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं, इन दोनों के लिए रिसर्च के बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं आगे। या आगे चल के अगर रिसर्च के उसमें जाना चाहते हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और उसके बाद सेकंड उसी तरह से हमारा आता है रेडियोग्राफी टेक्नीशियन। रेडियो के अंदर बेसिकली जो हमारा आता है, हम एक्सरे, ईसीजी और सोनोग्राफी, 2D इको और एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सारी ब्रांचेस रेडियो के अंडर में आती है। रेडियो एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। कि आप इसके अंदर में जाएंगे तो जनरली जैसा अपना कोर्स है, 3 इयर्स का डिग्री है, 1 ईयर का इंटर्नशिप है, तो उतने के अंदर आपको सारी फील्ड की जो पांचों फील्ड, पांचों डिपार्टमेंट है, उसकी आपको नॉलेज दे दी जाएगी। लेकिन आप इनफ एक्सपीरियंस लेने के लिए फिर आपको आगे जॉब है वगैरह जो भी जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको उसके लिए करना होगा। और इसके लिए भी सेम ऑप्शन है, 3 इयर्स डिग्री है, 1 ईयर इंटर्नशिप है। इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, प्राइवेट कॉलेजेस भी है, दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। और इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है आगे आपको, वो हॉस्पिटल्स के अंदर ही है मोस्ट ऑफ। बाकी कुछ प्राइवेट सेंटर्स भी है बाहर जो रन, तो उसमें आप उसमें भी कर सकते हैं। और रेडियोग्राफी के जो थर्ड आता है हमारा, वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लड बैंक टेक्नीशियन। जो ब्लड बैंक होते हैं, जो हम डोनेशन वगैरह करते हैं, या अगर हमारे किसी पेशेंट को जरूरत होती है ब्लड ब्लड की, तो ब्लड वगैरह सप्लाई करते हैं जो ब्लड बैंक, वहां पर एक टेक्नीशियंस होते हैं, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन कहा जाता है। बेसिकली उनके दो तरह के काम होते हैं। नंबर वन, कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है डोनेशन के लिए, कोई पर्सन आ रहा है डोनेशन के लिए, तो उनका ब्लड सैंपल वगैरह सारी टेस्टिंग करने के बाद कलेक्ट करना है, सारी चीजों को उनके मॉनिटर करना है, आखिरी तक उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उनको डिस्चार्ज करने तक का प्रोसेस उनको खुद हैंडल करना होता है। इनकेस अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं तो ऐसे वक्त में उनके पास वहाँ पर ब्लड बैंक में डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, वो उसको हैंडल कर सकते हैं।
और सेकंड उनका जो काम होता है वो है उस सैंपल को कलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट डोनर जो रिसिपिएंट है जिसको जरूरत है ब्लड की, वो उस तक पहुंचने के पहले उस सैंपल के सारा एक प्रोसेस से उसको गुजरना होता है, जिसमें उसका ब्लड ग्रुपिंग हो गया, क्रॉस मैचिंग हो गया, और इसी तरह से उसके सारे टेस्टिंग हो गई, जितने भी टेस्ट की जरूरत होती है बेसिकली वो सारे टेस्ट वगैरह होते हैं उनके। तो उसके बाद वो अप्रूव करते हैं, उसको डॉक्टर से साइन होता है, तब जाके वो एक ब्लड पाउच रेडी होता है किसी पेशेंट को देने के लिए। ये सारा प्रोसेस करने के पहले आप उसको नहीं कर सकते। तो एक वो भी एक अच्छा रोल है, उसमें भी टेक्नीशियंस काफी अच्छी सैलरी भी अर्न कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा आता है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन है। ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन जो होते हैं, ये हमारे जो भी ऑप्टिक्स सेंटर्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स का हो या प्राइवेट हो, उसमें कहीं भी जो चश्मों के नंबर वगैरह हमारे चेक करते हैं, आंखों को चेक करते हैं, वो सारा काम एक ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन का होता है। अब जैसा कोई ऑप्थेल्मिक डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर जो है अपना पेशेंट्स को चेक करते हैं, लेकिन पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले एक बेसिक प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसमें उनकी आंखों के जनरल बेसिक टेस्ट होते हैं, उनका विजन चेक होता है, उनके नंबर चेक होते हैं, और जो भी छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं वो सारे जो करता है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन करते हैं। वो जितनी भी मशीनरीज होती है वहां पर ऑपरेट करने के लिए, वो सारी मशीनरीज ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन ऑपरेट करते हैं। कोई भी मशीनरी डॉक्टर ऑपरेट नहीं करते हैं। कुछ केसेस होते हैं जिनमें पर्टिकुलर डॉक्टर को वो ऑपरेट करना होता है मशीन। बाकी जो टेक्नीशियंस होते हैं वो ऑपरेट करके उसकी एक कार्ड पर रिपोर्ट्स बनाकर डॉक्टर को प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस पर डॉक्टर आगे फिर पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो ये भी एक काफी ज्यादा लीडिंग फील्ड है आज के टाइम में। और उसके बाद एक ऑप्शन आता है जो हमारा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। बेसिकली ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो फील्ड है कि एक हॉस्पिटल बेस्ड फील्ड है। इसमें आप प्राइवेट या बाहर कोई कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ हॉस्पिटल बेस्ड काम ही कर सकते हैं आप, और लाइफ लॉन्ग आपको इसमें जॉब ही करना है। इसमें आपको खुद का सेटअप या ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं होता है। और बेसिकली ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो काम है वो ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन स्टार्ट होने के पहले से लेकर ऑपरेशन के खत्म होने के बाद तक उनका रोल होता है। कि कोई सर्जरी अगर डॉक्टर को प्रोसीड करनी है, तो उसके पहले उस ऑपरेशन थिएटर के रूम में जितने भी इक्विपमेंट्स है, जो मशीनरीज वगैरह है, जो सारी चीजें ऑपरेशन के बीच में लगती है, जो वो सारी मशीनरीज को ऑपरेट करने का काम टेक्नीशियन का है। तो उसके उसी के बेसिस पे उनको सारी मशीनरीज वो चेक करेंगे, वो सब रेडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर फिर आगे उसको ऑपरेट कर मशीनरीज को यूज करके पेशेंट को ऑपरेट करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज के टाइम में मेजर काफी सारी सर्जरीज जो है वो मशीनरी बेस पर हो गई है। कई सारी फॉरेन कंट्रीज में तो रोबोटिक सर्जरीज भी आ चुकी है, बट उस चीज को काफी अभी वक्त लगेगा। और उसके अलावा काफी सारे 50% पार्ट जो होता है वो मशीनरी से हैंडल होता है। तो उसके लिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वहां पर ऑपरेशन के दरमियान में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो फॉरेंसिक मेडिसिन टेक्नीशियन है। फॉरेंसिक मेडिसिन टेक्नीशियन जो फील्ड है उसमें काफी कम सीट्स अवेलेबल है, काफी लिमिटेड सीट्स है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है इस फील्ड का। इसमें एडमी स्टूडेंट्स भी काफी कम होते हैं और इसकी आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम है। बिकॉज इसमें जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स होते हैं, अब वो हर हर हॉस्पिटल में हर जगह पर तो नहीं होता है। बेसिकली ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं कि कोई भी केसेस होते हैं, लाइक एक्सीडेंटल डेथ होती है या कोई सुसाइड केस है या कोई और केस है, कोई पुलिस के कोई केस है, तो ये सारे केस में वो पेशेंट जो विक्टिम है या जो क्रिमिनल है या जो भी है, उनको पहले फॉरेंसिक में ले जाया जाता है। या अगर उनकी बॉडी है तो बॉडी को फॉरेंसिक में ले जाया जाता है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में उस पर सारी रिसर्च होती है, सारे टेस्ट होते हैं। तो जो डॉक्टर सारा काम करते हैं, सारे टेस्ट वगैरह करते हैं, वो सब कुछ जो डॉक्टर्स के साथ में एक फॉरेंसिक टेक्नीशियन होते हैं हमेशा। तो वो जो भी सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करने हैं, जो टेस्टिंग के लिए करना है, वो सारा काम फॉरेंसिक टेक्नीशियन का है। फॉरेंसिक टेक्नीशियन उसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और उसके बाद एक फैकल्टी आती है नेक्स्ट जो है वो इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन। इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन के भी दो तरह के रोल है। नंबर वन, एक हॉस्पिटल्स के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में होता है उनका रोल। जो हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट कैजुअलिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पर होता है उनका रोल। और सेकंड जो होता है वो एम्बुलेंस के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इमरजेंसी हो गई, रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई कोई भी इमरजेंसी हो गई, वहां से पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने तक बीच में एम्बुलेंस के अंदर उनको बेसिक ट्रीटमेंट्स देनी होती है, ताकि एटलीस्ट पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। तो वो जो काम होता है जो एम्बुलेंस के अंदर
जो छोटी मोटी मशीनरीज होती है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है, जो फर्स्ट एड मेडिसिन जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है जो पेशेंट को, वो सारा वहाँ पर इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियंस होते हैं और एम्बुलेंस डॉक्टर्स होते हैं, वो करते हैं। और जो हॉस्पिटल के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में होते हैं, वहाँ भी इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियंस होते हैं। तो जो कैजुअलिटी में जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ में वो काम करते हैं कि जनरली कोई भी केस आता है अगर हॉस्पिटल में इंस्टेंटली इमरजेंसी में, तो वो उसको वहां पर कैसे ट्रीट करना है, एटलीस्ट क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उनको ऑपरेशन थिएटर तक या डॉक्टर्स तक पहुंचाना है, तो वो प्राइमरी ट्रीटमेंट सारी इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन हैंडल करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं हमारे रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियोथेरेपी जो एक थेरेपी जो मोस्ट प्रोबेबली कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है, कैंसर पेशेंट्स को जो रेडिएशंस दिए जाते हैं, जो रेडियोथेरेपी दी जाती है, वो सब एक टेक्नीशियन हैंडल करते हैं अंडर डॉक्टर गाइडलाइंस। जिस तरह से नर्सिंग के अंदर आप लोगों को डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के हिसाब से नर्सिंग स्टाफ मेडिसिन, आईवी, सलाइन वगैरह वो सारी चीजें मैनेज करती है पेशेंट का 24/7, उसी तरह से ये रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस का भी रोल होता है कि वो डॉक्टर्स के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो पेशेंट है जिसको रेडियोथेरेपी देना है उसको कितना डोज देना है, क्या है, उसको किस तरह से मॉनिटर करना है बिटवीन द रेडियोथेरेपी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसका कोई ब्लड प्रेशर वगैरह इशू ना हो, ये सारी चीजें वो मशीनरीज के जरिए से मॉनिटर करते हैं। तो इसी तरह से उसके बाद जो आता है हमारा वो न्यूरोलॉजी टेक्नीशियन होता है। न्यूरोलॉजी टेक्नीशियंस का जो रोल है वो न्यूरो सर्जरीज जो होती है, जो ऑपरेट होते हैं, जिस तरह से जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है उस उन्हीं की तरह इनका भी रोल होता है, जो न्यूरो सर्जरीज के बीच में वो काम करते हैं। और जो न्यूरोलॉजिकल जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जो पोस्ट सर्जरी जो सैंपल्स होते हैं उनके सैंपल्स पर टेस्टिंग वगैरह जो रहती है, वो टेस्टिंग वगैरह के लिए न्यूरो टेक्नीशियंस हैंडल करते हैं उन सारी चीजों को। और ड्यूरिंग ऑपरेशन उसको मैनेज भी करते हैं, क्योंकि जो न्यूरो के जो ऑपरेट्स होते हैं बेसिकली वो काफी लॉन्ग टर्म होते हैं। तो उसके लिए जो उनका मशीनरीज को ऑपरेट करना है सारा काम न्यूरो टेक्नीशियंस देखते हैं। आफ्टर दैट जो है वो कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन है। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस का भी इसी तरह का सेम रोल है। ये जो सर्जरीज होती है उसमें काफी सारी मशीनरीज होती है जो यूज की जाती है पेशेंट को उन्हें हैंडल करने के लिए, पेशेंट को स्टेबल रखने के लिए। तो सारी मशीनरीज को हैंडल करने का काम टेक्नीशियन का होता है। और इसी तरह से जो कार्डियो आफ्टर कार्डियोलॉजी जो पेस मेकर वगैरह कुछ पेशेंट्स को लगाए जाते हैं, तो पेस मेकर्स वगैरह के लिए उसको भी जो मॉनिटर करने का काम है, उसको जो ऑपरेट करने का काम है, वो कंप्यूटराइज होता है, वो सारा वो टेक्नीशियन हैंडल करते हैं। थर्ड थिंग, जो कार्डियक जो पेशेंट्स होते हैं उनका ईसीजी हो गया, उनका ब्रीथ हो गया, उनके ये सारे टेस्ट जो मॉनिटर होते हैं वो भी डॉक्टर्स के अंडर में कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन ऑपरेट करते हैं। और उसी तरह से एक आता है एंडोस्कोपी टेक्नीशियन। एंडोस्कोपी जो है वो एक प्रोसेस है जो ह्यूमन बॉडी को इंटरनल पार्ट्स को चेक करने के लिए कैमरे के जरिए किया जाता है, जो सीनियर डॉक्टर्स की गाइडलाइंस में होता है। लेकिन जो उसकी मशीनरीज वगैरह जो ऑपरेट करना है वो सारा काम एंडोस्कोपिक टेक्नीशियन का होता है, कि जो डॉक्टर के अंडर में वो पूरा वक्त उस मशीनरीज को ऑपरेट करते हैं जैसा डॉक्टर को जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग। और उसी तरह से उसके बाद जो हमारा एक लास्ट ऑप्शन आता है वो एक है डायलिसिस टेक्नीशियन है। डायलिसिस टेक्नीशियन तो हम सभी जानते हैं जो आज के टाइम में बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को जरूरत है कि जितने भी किडनी पेशेंट होते हैं, सीकेडी पेशेंट जो भी होते हैं, उन तमाम लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है कंपलसरी। तो वो डायलिसिस की जो मशीन होती है वो ऑपरेट करने का काम डायलिसिस टेक्नीशियन का होता है। वहां पर डायलिसिस के सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर के अंडर में वो मशीनरीज को ऑपरेट करते हैं ताकि पेशेंट का जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो स्मूथली रूल आउट हो। और डॉक्टर जैसा अगर किसी पेशेंट का कुछ भी मॉनिटरिंग करना है जो भी है, तो वो सारी चीजें डायलिसिस टेक्नीशियन हैंडल करते हैं। और इसी तरह से एक और फील्ड अभी इसमें काफी ज्यादा पर आ रही है जो पैरामेडिकल के अंदर में जिसे कवर करते हैं, वो डेंटल मैकेनिक है। डेंटल मैकेनिक का जो बेसिक रोल है, तो हम किसी भी अगर डेंटल ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा रूट कैनाल है, तो डॉक्टर कहता है कि भाई तुम्हारा कैप लगानी होगी, या सिरामिक कैप है, मेटेलिक कैप है, जो भी है। या कोई दांत अगर आपका टूट गया है, नहीं है, तो उसको उसकी जगह पे नकली दांत इम्प्लांट करते हैं वो। तो वो सारे जो दांत वगैरह बनाना, कैप बनाना, वो प्रॉपर पेशेंट की मेजरमेंट लेकर देते हैं डॉक्टर्स, और वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करना, ये सारा डेंटल मैकेनिक का काम होता है।
डेंटल मैकेनिक उसको साइज वगैरह के साइज शेप के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करके देते हैं पूरा। तो उसको फिर डॉक्टर जो बीडीएस डॉक्टर्स होते हैं हमारे या सर्जन्स होते हैं वो उसको इम्प्लांट करते हैं पेशेंट के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है आज के टाइम में। सो इसी तरह से आपको जो जितनी भी फील्ड्स बताए पैरामेडिकल के लिए, सबके लिए एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट डेंटल मैकेनिक। डेंटल मैकेनिक जो है वो आपको आफ्टर 12 डायरेक्टली उसके लिए कुछ बहुत रेयर ऑप्शंस है एडमिशन के, तो वहां पर आप वो कर सकते हैं। और अदर देन डेंटल मैकेनिक बाकी जितनी फील्ड्स हैं पैरामेडिकल की, वो सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको 12th पीसीबी कंपलसरी है, मोर देन 50% मार्क्स कंपलसरी है पीसीबी में। और थर्ड थिंग आपका ये अगर गवर्नमेंट में आपको एडमिशन लेना है तो उसमें पीसीबी 50% से ज्यादा होना चाहिए, प्लस आपका महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। विदाउट डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र आपको एडमिशन नहीं मिल सकता गवर्नमेंट कॉलेज में। थर्ड थिंग डोमिसाइल का आपका एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको जो स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट में, उसके लिए भी आपको डोमिसाइल जरूरी है। उसके बेसिस पर ही आपका आगे सारा स्कॉलरशिप वगैरह का काम होगा। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, काफी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो पैरामेडिकल को कंडक्ट करते हैं, तो उनका भी यही है कि आपको 12th के बेसिस पर भी है उनके पास ऑप्शन, और 10th के बेसिस पर भी है। आफ्टर 12 डिप्लोमा और डिग्री दोनों है, और आफ्टर 10th ओनली डिप्लोमा है। सो आपको जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उनका ऐसा कोई कंपल्सन क्राइटेरिया नहीं है, परसेंटेज कितना भी हो, जस्ट आपका पास होना चाहिए। और सेकेंड थिंग, आफ्टर 12th अगर आप किसी और फैकल्टी से भी है, आर्ट्स या कॉमर्स से, तब भी आपको एडमिशन दिया जाता है। आपकी एक बेसिक उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट बढ़ा दिया जाता है, बेसिक सब्जेक्ट, अगर आप साइंस से नहीं है तो। सो अगर और कोई स्ट्रीम के लोग हैं बाद में भी अगर उनको लगे कि पैरामेडिकल करना है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। ऐसा कोई क्लोजिंग ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट में आप नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के लिए आपको 12th साइंस महाराष्ट्र बोर्ड से विद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मोर देन 50% पीसीबी कंपलसरी है। और उसी के साथ अपने जो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर हमारे हैं, टॉप 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ऑल ओवर महाराष्ट्र तो और भी काफी सारे कॉलेजेस है। गवर्नमेंट के जो 4 कॉलेजेस है, पहला है ग्रैंड मेडिकल कॉलेज जो जेजे हॉस्पिटल के अंडर में आता है, वहां पर पैरामेडिकल कंडक्ट किया जाता है। दूसरा टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज है जो अपना नायर हॉस्पिटल का कॉलेज है, नायर हॉस्पिटल के अंदर ये कंडक्ट किया जाता है। थर्ड जो है लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज है जो साइन हॉस्पिटल के अंडर में आता है। और फोर्थ से जीएस मेडिकल कॉलेज है जो केईएम हॉस्पिटल में आता है। तो गवर्नमेंट की जो 4 बड़े हॉस्पिटल्स है, वो चारों हॉस्पिटल्स में आपको पैरामेडिकल के कोर्स करने मिल जाएंगे, जेजे, नायर, साइन, केईएम। और यहाँ पर एडमिशन के लिए जैसा मैंने क्राइटेरिया बताया, क्राइटेरिया हर जगह का सेम है। फॉर्म्स इनके ऑनलाइन होते हैं। जो भी अभी तक के फॉर्म, इस साल की फॉर्म की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, डेट डिक्लेयर होते ही आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। और सेकंड थिंग जो है, आपको अगर गवर्नमेंट का जो कट ऑफ है वो अब थोड़ा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पैरामेडिकल की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन आ रहे हैं एडमिशन के लिए। तो पहले जैसा कि 50-55% में आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाता था, अब ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है। अब जो जैसा बेसिक फील्ड्स है, लैब टेक्नीशियन है, रेडियोथेरेपी है, रेडियोग्राफी है, ये सारी फील्ड के लिए आपको एटलीस्ट 60% अबव हो तो आपको चांसेस है आपका गवर्नमेंट में एडमिशन के। अदरवाइज लेस देन 60 में चाहे फॉर्म तो फिलअप कर सकते हैं, आप एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए, मगर एडमिशन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इनकी जो सीट्स है बहुत लिमिटेड सीट्स है। अभी जैसा 13 फैकल्टीज है, फॉर एग्जाम्पल जेजे हॉस्पिटल है, उसके अंदर टोटल 3 फैकल्टीज है पैरामेडिकल की। 13 फैकल्टीज के लिए इन लोगों ने ओवरऑल 150 सीट्स दिया है। उसको हर फैकल्टी के डिमांड के हिसाब से डिवाइड किया है, किसी को 40 सीट्स, किसी को 20 सीट्स, किसी को 10 सीट्स, किसी को 5 सीट्स। सो अकॉर्डिंगली आगे आपको वो है। सो इसके लिए आपको कट ऑफ थोड़ा हाई है। और प्राइवेट के अंदर आपको कट ऑफ वगैरह का कोई मसला नहीं है। आपको जस्ट पास है अगर आप, तो आपका काम वापस हो जाएगा। और उसी के साथ आपको जिस तरह से हम अगर कहते हैं कि भाई ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या होते हैं पैरामेडिक्स के, तो उसके हर एक पैरामेडिक की जो स्ट्रीम है उसकी ड्यूटीज एंड फंक्शन सभी के अलग अलग है। फॉर एग्जांपल लैब टेक्नीशियन का पैथोलॉजी का काम काज है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो होता है ऑपरेशन में जिस तरह से मैंने बताया मशीनरीज हैंडल करते हैं, इसी तरह से हर एक का मैंने आपको बेसिक्स बताया है कि हर फैकल्टी में क्या होता है बेसिकली। तो हर एक के डिपार्टमेंट के हिसाब से उनके काम होते हैं। और आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हर एक फैकल्टी में है। और अगर आगे चल के आप खुद अपना करना चाहते हैं, अपना खुद का सेटअप करना चाहते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत कम फैकल्टीज में है। सारी फैकल्टीज के अंदर आप अपना काम नहीं कर सकते।
सो आप एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, अगर आपको इसके बारे में अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो पर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग आप एक्सपर्ट से इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इसी के ताल्लुक से जो मेरी बात यहाँ पर खत्म हुई, आप लोगों को अगर कोई क्वेरीज है इसके ताल्लुक से तो आप सवाल पूछ सकते हैं, एडमिशन के ताल्लुक से या जॉब के ताल्लुक से, या कोई फील्ड अगर फैकल्टी को इसमें नहीं समझ आ रही है आपको कि वो क्या है एग्जैक्टली इसके बारे में कोई भी आपको सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को आगे भी अगर कोई अपडेट चाहिए एडमिशन के ताल्लुक से या जो भी है, तो एमडब्ल्यूएफ के ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएगी, या अगर कुछ मेरी भी जरूरत रही अगर तो आगे आपको बता दिया जाएगा उसके बारे में जो भी है। जज़ाकल्लाह मोहम्मद भाई, आपने अपना वक्त दिया इसके लिए। और कोई क्वेरी वगैरह है? अगर नहीं है तो उसको हम वाइंड अप करते हैं। अगर बाद में भी अगर पैरामेडिकल के रिगार्डिंग या नर्सिंग के रिगार्डिंग किसी को कुछ क्वेरी है तो फिर कांटेक्ट कर सकते हैं एमडब्ल्यू ऑफिस पे, तो इंशाल्लाह उसको गाइड किया जाएगा। ठीक है, वाइंड अप कर दे इसको। अस्सलाम वालेकुम।